सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर ईद के मौके पर हमारा प्यार भरा सलाम। हम जानते हैं कि ईद गुजरे हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने कंटेंट पहले लिख लिया था, इसलिए आपको ईद की मुबारकबाद हम आज भी देंगे। और नाज़रीन, ये मोहब्बत भी बड़ी अजीब सी चीज़ होती है, क्योंकि आपके और हमारे दरमियान एक मोहब्बत का रिश्ता है, अकीदत का रिश्ता है, एहतराम का रिश्ता है। तो हम मोहब्बत की बात करेंगे कि मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज़ है। अगर आप इसके हरूफ पर गौर करें, इसके लफ्ज़ों पर गौर करें अगर आप, तो एक एक हर्फ अलग अलग मायने रखता है। जैसे मोहब्बत शुरू होती है मीम से। ये सरहद पार वाले जो हैं वो गलत मोहब्बत करते हैं, उन्हें मोहब्बत करना ही नहीं आती। मैं बात कर रहा हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क की। उनका बड़ा ही मशहूर मकूला है कि उन्होंने जब भी की है मोहब्बत, ऐसे मोहब्बत की। ऐसे मोहब्बत होती नहीं है, मीम से होती है मोहब्बत। आपकी गलत फहमी। आप कहते हैं ना हमने जब की है तो फिर ऐसे मोहब्बत की है। ऐसे नहीं होती भाई, मीम से होती है मोहब्बत। और मीम से अगर आपके हुरूफ को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मीम से अगर मिल जाए तो मियां, ना मिले तो मामू। हे से अगर मिल जाए तो हकीकत, ना मिले तो हसरत। बे से मिल जाए तो बीवी, ना मिले तो बाजी। और ते से क्या लाजवाब, मिल जाए तो तकदीर, ना मिले तो तौबा। बस अब कुछ भी नहीं, इसमें कुछ नहीं रखा। फिर इस तौबा के बाद इंसान अपने दोस्तों के साथ बैठता है और 10 साल बाद जब किस्से सुनाता है तो अपने दोस्तों से कहता है, जानी वो रात अपन 2 बजे तक पिया। सिरप, तबीयत खराब थी, खांसी हो गई थी भाई, क्या हो गया, वो हो गया था। गंदी सोच, गंदी मिट्टी तेरे वर्गी। नाज़रीन, बचपन की कुछ यादें आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि पोस्ट कार्ड का ज़माना हुआ करता था। ईद कार्ड जिन्हें हम कहते हैं। ईद कार्ड पर अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की तस्वीरें हम लिया करते थे और उसके पीछे मज़े मज़े के शेर लिखकर अपने दोस्तों को जो है वो उनके साथ शेयर किया करते थे। और उन्हीं में से कुछ चुनिंदा मज़ेदार अशार आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि गरम गरम रोटी तोड़ी नहीं जाती, आपसे दोस्ती छोड़ी नहीं जाती। अगला शेर पेश खिदमत है। सिवैयाँ पकी हैं, सबने चखी हैं। सिवैयाँ पकी हैं, सबने चखी हैं, आप क्यों रो रहे हो, आपके लिए भी रखी हैं। थैंक यू। चावल चुनते चुनते नींद आ गई, चावल चुनते चुनते नींद आ गई, सुबह उठ के देखा ईद आ गई। आजा ईद आई है अटक अटक के, ईद आई है अटक अटक के, आप क्यों चल रहे हो मटक मटक के। तमीज़ से बात करें, क्या हो गया, बचपन के शेर हैं हमारे, तुम पैदा भी नहीं होते, उसकी बात है, बुजुर्गों का एहतराम करें। नाज़रीन, मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं जो कि हमेशा पंचर रहते हैं और एक दूसरे की वजह से एक दूसरे को पंचर भी करते रहते हैं। एक बीवी ने अपने शौहर से बड़े ही मासूमाना अंदाज में कहा कि जब हमारी नई शादी हुई थी ना, आज सुन लो, आज कह रही हूँ, तुम्हें दिल में रखा हुआ था मैंने के बाद कभी किसी को नहीं बताया, आज तुम्हें बता दी। पूछने की वजह हमेशा अपनी अम्मी को भी नहीं बताई थी मैंने, उनके घर भी जाती हूँ, चुप रहती हूँ, कुछ भी नहीं कहती, तुम्हारी इज्जत रखती हूँ हर किसी के सामने। जब हमारी शादी हुई थी ना नई, तुम जितनी भी ईद के वक्त सेवैयाँ पका करती थी ना, तुम सबसे पहले मुझे खिलाते थे, यहाँ तक कि सेवैयाँ भी खत्म हो जाती थी, फिर भी तुम मुझे खिलाते रहते थे। और अब शौहर कहने लगा, अब क्या हुआ? ये कहती है, अब तुम सारी चट कर जाते हो, मेरे लिए कुछ बचाते ही नहीं हो, ये क्या तरीका है? जिस पे शौहर कहने लगा, उस वक्त तुम्हें सेवैयाँ बनाने नहीं आती थी, अब तुम अच्छी बनाने। नाज़रीन, प्राइवेट जॉब्स हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा की जाती हैं, क्योंकि हुकूमती जो कोटा है जॉब्स का वो इतना ज़्यादा नहीं है, हुकूमत इसे फुलफिल नहीं कर पाती, तो प्राइवेट कंपनीज जो हैं वहाँ ज़्यादातर तबका हमारा मुलाजमत करता है। और ईद के 3 दिन की छुट्टियाँ प्राइवेट जॉब में लेना इतना ही मुश्किल है जितना पुरानी फिल्मों में गवाह को सही सलामत अदालत तक ले जाना। वो कहीं शाखा के गुंडे खड़े हैं, कहीं जेके ने अपने आदमी लगाए हुए हैं, वो कहीं केके की फौज खड़ी हुई है भाई, कहीं इधर से रिक्शा उड़ा दिया, उधर से बस उड़ा दी, गाड़ियाँ उड़ गई हैं, गवाह कोर्ट के अंदर पहुँच रहा टूटा। आखिरी मौके पे बिल्कुल जज कह रहा होता है, ओके, तमाम गवाहों और सबूतों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि जेके बेकसूर है। वहां से आवाज, जज साहब मैं आ गया। ये वाला सीन
दोस्तों, बड़ा ही नफसा नफसी का दौर है। हर इंसान अपनी फिक्र में लगा हुआ है। जब तक कि आप जिंदा हैं, जब तक कि जिंदा है इंसान, तब तक उसकी कदर का किसी को अंदाजा नहीं होता। आपकी वैल्यू का उस वक्त पता चलता है जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे मुर्गी को ही देख लीजिए। जिंदा मुर्गी 300 रुपए किलो, और ईद के मौके पे जो आप चिकन कढ़ाई खाने बाहर जाते हैं 850 रुपए किलो। अगर आपको अपनी वैल्यू करवानी है, कदर करवानी है, मर जाओ। ट्रस्ट, तेरे नाम पे ट्रस्ट भी बना। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, मैं छोटा सा एक बच्चा हूं पर काम करूंगा बड़े, लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है कि जब बच्चा बड़ा हो। आजकल माहौल सोशल मीडिया की वजह से जहां अच्छा हुआ है, बेहतरी आई है, वहां बहुत ज्यादा खराब भी हो गया है। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये वो हथियार हैं जिन्होंने माओ के हाथ में आकर उनके हाथों से बच्चों को छुड़ा दिया है, और बच्चे अब अपनी आयाओं के पास पल रहे हैं। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताए चलें कि जब ऐसा ही एक वाकया आपको बताएंगे कि दो मेड जो हैं वो पार्क में बच्चों को, अपनी अपनी मालकिनों के बच्चों को टहला रही थी। पावा गाड़ी जो होती है, ट्रॉलर, उसमें। अब उनकी गुफ्तगू हो रही है। पहली ने दूसरी से पूछा कि क्या तुम इस बार अपने गांव जाओगी? दूसरी ने कहा नहीं, मैं गांव नहीं जाऊंगी। तो पहली ने दूसरी से कहा कि क्या तुम्हारी मालकिन इतनी सख्त है कि तुम्हें छुट्टी नहीं दे रही है? जिस पर दूसरी मेड ने पहली को मुखातिब करते हुए कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं मालकिन से छुट्टी मांगू तो मुझे दे भी देंगी, लेकिन मैं इस बच्चे को उसके रहमो करम पे छोड़ के नहीं जाऊंगी। हर वक्त फेसबुक में लगी रहती है। 2 बार इसका हाथ कट चुका है, 1 बार हाथ जल चुका है। गर्म पानी में हाथ डाल दिया इसने, चाय रखी हुई थी मैडम की, उसके अंदर इसने हाथ डाल दिया। और वो इंस्टाग्राम के ऊपर कुत्ते वाली डीपीज लगा रही है जिसमें कान निकल आते हैं, जबान निकल आती है। ये हो गया। क्या हो रहा है यार हमारे माशरे को? क्या हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? नाज़रीन, हर इंसान ये चाहता है कि वो बेहतर से बेहतरीन हो जाए और बेहतर से बेहतरीन हासिल कर सके। यह हासिल करने के लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े तो वो जाने से गुरेज नहीं करता। अब बात कर लेते हैं सियासतदानों की। सियासतदानों का मानना यह है कि ना ईंट लगे ना फिटकरी रंग चोखा, यानी उन्हें वोट मिल जाए। और ऐसे जो सियासतदान होते हैं वो बड़े ही निखट्टू टाइप के सियासतदान होते हैं, जो कि मोस्टली सियासतदान हैं भी, और मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, बिलखुसूस पाकिस्तान की। अब आपको ये बताते चलें कि एक ऐसे ही सियासतदान जिनका तस्करा मैं यहाँ करना चाहूँगा, अपने हलके में वोट मिलने के बाद कभी नहीं आए। जब लोग मजबूर हो गए और उन्होंने देखा कि ये सियासतदान यहाँ आता ही नहीं है, तो उन्होंने अपने मुंतखब नुमाइंदे को एक जलसा मुनक्किद करके इन्वाइट किया कि आप यहाँ आएँ और हमारे मसाइल सुने। जब वो पॉलिटिशियन डाइस पर आए तो उन्होंने आवाम से पूछा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्या कहने वाला हूँ? उस पर आवाम ने कहा नहीं, हम नहीं जानते आप यहाँ पे क्या कहने वाले हैं। तो सियासतदान बड़े ही गुस्से में बोला, जो आवाम ये नहीं जानती कि उनका लीडर क्या कहने वाला है, उस आवाम से मैं खिताब नहीं करूँगा, और चले गए। कुछ अर्सा गुजरा, फिर उन्हें इन्वाइट किया गया। अब आवाम जानती थी वहाँ की कि उन्हें क्या कहना है। फिर उन्होंने डाइस पर आके वही सवाल पूछा कि आप जानते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूँ? इस बार आवाम ने कहा हाँ हम जानते हैं। तो उन्होंने कहा जब आप सब जानते हैं तो मुझे अपना वक्त ज़ाया करने के लिए यहाँ क्यों बुलाया है? तो चले गए। अब लोग जो है वो परेशानी में मुब्तला हो गए कि क्या कैसे घेरें इस बंदे को। अजीब सी कुछ सिचुएशन हो गई है। अब इन्होंने फैसला किया अब बुलाओ, अब हमें पता है क्या करना है। ठीक है जी। अब वापस आए वो पॉलिटिशियन साहब जो हैं वहाँ के सियासतदान, मुंतखब नुमाइंदे, डाइस पे खड़े हुए। उन्होंने पूछा आवाम से, हाँ भाई जानते हो मैं क्या कहने वाला हूँ? आधों ने कहा जी जानते हैं, आधों ने कहा नहीं जानते। तो उस पॉलिटिशियन ने कहा जो लोग जानते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूं वो खुद उन्हें बता दे जो नहीं जानते कि मैं क्या कहने वाला हूं। और ये कह के वहां से चले गए, तुर गए। बिट्टू चेक कर, खाली बंदे का दिमाग चेक कर। मैं कहता हूं अगर ये बंदा ये दिमाग टाइम मशीन पे लगाता डेफिनेटली बना लेता। हमारे लोगों में अकल बहुत है, लेकिन वो ज्यादा जोर इस बात पे देते हैं कि अकल में कल का लफ्ज आता है ना तो कल बात करिए। सर वो कुत्ते वाले काफ से आता है, ये कुल्फी वाले काफ से आता है, इसलिए आप कुल्फी वाले काफ से। समझ तो गया होगा। लोग खामखा हुकूमत को बुरा कह रहे हैं। बिलखुसूस तहरीक इंसाफ की बुराई में लोगों ने बहुत सारी बातें की। तहरीक इंसाफ अच्छी एक जमात है, उन्होंने एक अच्छी हुकूमत बनाई है, और इस रमज़ान आपको लोड शेडिंग नहीं मिली, इतनी अच्छी बात है। आप देखें अच्छी चीज़ों को तो आप आगे हाईलाइट ही नहीं करते। अब एक अच्छाई मैंने आपको बता दी इस गवर्नमेंट की कि इस रमज़ान लोड शेडिंग नहीं हुई या बहुत कम हुई।
ठीक है जी, इतनी कम के पता भी नहीं चला कि लोड शेडिंग हुई। इसके साथ साथ दूसरी अच्छाई ये है जो नून लीग के दौरे हुकूमत में छुपाई गई, नून लीग के पटवारी जो बेनजीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम जिसका मैसेज करते थे उसमें 35,000 रुपए का मैसेज आता था। ये उन पटवारियों की साजिश थी, उन्होंने ये छुपाया हुआ था। अब यकीन करें मुझे 2 दिन के अंदर एक मैसेज जरूर आता है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का और उसका अमाउंट पीटीआई की वजह से 45,000 रुपए। ये अचीवमेंट, बड़ी अचीवमेंट। नाजरीन, ईद के मौके पर आप लोगों ने नौजवानों की वो मखलूक भी देखी होगी जो 50 रुपए का काला चश्मा लगाकर बाइक का साइलेंसर निकाल के एक व्हील पे उसे चलाते हुए धूम 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 अपने साउंड ट्रैक बैकग्राउंड में बजाते हुए निकल रहे होते हैं। इस तस्वीर में भी कुछ ऐसे ही लोग नजर आ रहे हैं। इससे मुझे एक वाकया याद आया कि डॉक्टर के पास जब इनमें से ही एक जवान गया तो डॉक्टर ने उसके चेकअप करने के बाद मरीज का उससे पूछा कि आपका ग्रुप कौन सा है। उस पर मरीज ने बड़े फख्र से कहा लफंगे परिंदे। कहा ओ गोचू, व्हाट्सएप ग्रुप की बात नहीं करो, ब्लड ग्रुप की बात। लफंगे परिंदे, तू भी तो परिंदा है ना और लफंगा भी है, तेरा भी यही ग्रुप होना चाहिए, इसको ज्वाइन कर और भाई इसको इनविटेशन भेजो। समझ तो गया होगा। यार अब ये बात किसने फैलाई है कि रमजान में आरिफ अलवी के दही बड़े ममनून हुसैन के दही बड़ों से ज्यादा टेस्टी थे क्योंकि उन्होंने वजीर आजम की प्लेट में पापड़ी ज्यादा डाली थी। ये खुदा क्या प्रेसिडेंट है, वो हमारे प्रेसिडेंटिस्ट हैं, और मेरा मतलब प्रेसिडेंट है, कुछ तो ख्याल करें। अब इस खबर पे उन लोगों को ही बुरा क्यों लग रहा है जो ममनून हुसैन को कहते थे कि ये दही बड़े वाला है, ये हलीम का ठेला लगाता है। ममनून हुसैन कौन थे? वो भी प्रेसिडेंट थे हमारे। ओहो, और ये वही लोग बुरा मान रहे हैं जो कहते थे ममनून हुसैन को धूप लगाने के लिए ले आओ, 14 अगस्त है आज, 23 मार्च है आज। वो प्रेसिडेंट नहीं था, ये प्रेसिडेंट है। समझ तो गया होगा। और लंदन में बेहिसाब दौलत मंजरे आम पर आने पे फैसलवाड़ा का कहना है कि मुखालिफिन ने मेरा लंदन पर कब्जा करने का प्लान फेल करवा दिया क्योंकि मैं वहां बेहिसाब दौलत मंद शख्स बन के वहां भी तब्दीली सरकार लाना चाहता था, जो कि प्लान चौपट हो गया है। फैसलवाड़ा का यह भी कहना है कि मेरे भेस में कोई शख्स टीवी शोज पर जाकर इंटरव्यूज दे रहा है। बहुत खूब वाटा साहब, आप भी पॉलिटिशियन बन गए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड गोइंग। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, आप जितनी भी मुखालफत कर लें लेकिन हुकूमत को आपको क्रेडिट देना ही पड़ेगा इस बात का कि जो चीज़ 8 साल से मुकम्मल नहीं हुई थी, लगभग 8 साल, वो आज इस साल जा करके मुकम्मल होने को जा रही है। बिल्कुल, खान साहब का कहना है कि हमने हमारे दौरे हुकूमत में गेम ऑफ थ्रोन्स अपने अंजाम तक पहुंचा। उनका जो प्लान था वो मुकम्मल हुआ। गुज़िश्ता 7-8 सालों से ये प्लान मुकम्मल नहीं हो पा रहा था क्योंकि गवर्नमेंट करप्ट थी। अब एक दयानतदार गवर्नमेंट आ गई है तो गेम ऑफ थ्रोन का प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और कंप्लीट हो गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हुकूमत मिलने के बाद मेरे पुराने ट्वीट्स भी मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं कि मैं उन्हें डिलीट कर दूं। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि आइंदा कोई भी बयान देने से पहले वो अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट कर देंगे। वैसे ये खुदकुशी वाला मजाक कैसा था? है मजे का था ना? और मैं आपको बोलिए खुदकुशी कर लूंगा, जाने वो खुदकुशी नहीं, खुद खुशी था। समझ तो गया होगा। खान साहब का हुकूमत में आने से पहले ये मौक़िफ़ था कि आईएमएफ के पास जाने से बेहतर वो खुदकुशी करना समझते हैं, लेकिन वो आईएमएफ के पास भी गए और शुक्र खुदा का कि उन्होंने खुदकुशी भी नहीं की। अब आईएमएफ के बारे में उनका कहना यह है कि आईएमएफ ने एक बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज दिया है जो आने वाले 3 साल में पाकिस्तान में $6 अरब इन्वेस्ट करेगा, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमारा कुत्ता कुत्ता है, तुम्हारा कुत्ता टॉमी क्यों? भाई ये बात तो बिल्कुल सही है कि जी आपका कुत्ता टॉमी क्यों है, लेकिन दूसरी जानिब खान साहब को आईएमएफ की तरफ से भी ऑफर आई है। आईएमएफ का कहना है कि अगर आप हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी इन्वेस्ट करने दें तो हम उसकी कारकर्दगी भी बेहतर कर सकते हैं। अच्छी बात है यार, आप कर लें, क्यों नहीं करना? क्यों, क्या वजह? कराएं। शेख रशीद साहब का बयान आया है कि हमारी ट्रेनें अभी ट्रेन नहीं हुई इसलिए लेट हो जाती हैं। ओह, तो हम आपकी ट्रेनों को वेल ट्रेन नहीं कह सकते। वेरी गुड। लेकिन सरफराज ने भी कुछ इससे मिलता जुलता ही बयान दिया है कि हम अभी ट्रेन नहीं हुए
इसलिए बुरी परफॉर्मेंस दी है। यानी कि सरफराज चाहते हैं कि 11 के 11 खिलाड़ी एक लाइन में आए और रेलगाड़ी चुक्का चुक 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 करते हुए एक साथ ट्रेन बनाकर चले, और ये नहीं हो पा रहा है। ये उन्होंने बड़ी टेक्निकल टर्म में कह दिया है कि 11 के 11 खिलाड़ी जो हैं वो ऑन बोर्ड नहीं है, यानी टीम में इख्तिलाफात हैं। एक ट्रेन नहीं हो पा रहे हैं, एक पटड़ी पे नहीं चल पा रहे हैं, सारे एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बात है सरफराज, वेल सेड, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे ट्विस्ट करके हमारे सामने पेश किया है। सरफराज की एक अपील भी आई है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। सरफराज का कहना है कि कौम सिर्फ दुआएं करे, सिर्फ कौम दुआएं करे, गालियों से कोई टीम नहीं जीतती, प्लीज गालियां ना। भाई परफॉर्मेंस ऐसी होगी तो गालियां तो कैसे कंट्रोल कैसे करें, ये तो बताओ। पहले तो रमज़ान थे, रोज़ा था, बड़ी मुश्किल से लोग रोक भी लेते थे इफ्तार से पहले तक, इफ्तार के बाद फिर भी पड़ती नहीं गालियां। अब तो रमज़ान भी ख़त्म हो गया, अब तो सोच है, सोच 4-5 तो नई वाली गालियां तेरे भाई ने खुद ईजाद की, हार के देखो। समझ तो गया होगा। नाजरीन, ईद के मौके पर आवाम के लिए खुशखबरी। शेख रशीद साहब का कहना था कि इस माह अगर इमरान खान साहब के पास, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास वक्त हुआ तो ट्रेनों में ट्रैकर लगाने का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको हुकूमती पॉलिसी के बारे में भी एक चीज़ और बता दें कि जहां जहां गैस अवेलेबल नहीं है वहाँ के लिए हुकूमत का एक बहुत ही ज़बरदस्त मंसूबा सामने आ गया है। एक टीम, एक कमेटी तश्कील दे दी गई है और उस कमेटी की सरबराही जो है वो इस वक्त जनाब वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब को दी गई है। ये कमेटी करेगी क्या कि जिन इलाकों में गैस नहीं आ रही है उन इलाकों में आवाम को देसी मूलियाँ और चने की दाल फराहम करेगी, जिससे हम एक ऑर्गेनिक गैस तैयार करेंगे। वही वाली गैस तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। समझ तो गया होगा। यार अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत देसी मुर्गियों को 50 लाख अंडे देगी ताकि वो उनसे निकले हुए चूजे बेचकर अपना रोजगार चला सके। ये कौन यार, ये मतलब ये कौन शख्स हो सकता है यार ऐसी खबरें फैलाने वाला? कौन है ये शख्स? कहीं ये वही शख्स तो नहीं है जो कहता है जर्मनी और जापान का बॉर्डर बराबर बराबर है? कौन है ये शख्स? कहीं ये वही शख्स तो नहीं है जो कहता है घबराना नहीं है? कौन है ये शख्स? कहीं ये वही शख्स तो नहीं है जो कहता है हॉलैंड का वज़ीर-ए-आज़म साइकिल पे जाता है, हमारा वाला नहीं जाता है? कौन है ये शख्स? कहीं ये वो शख्स तो नहीं है जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस को जो है वो यूनिवर्सिटी बनाने वाला है? कहीं ये वो शख्स तो नहीं है जो गवर्नर हाउस को लाइब्रेरी बनाना चाह रहा है? कौन है आखिर ये शख्स? इस शख्स को ढूंढना पड़ेगा। ये शख्स अजीबोगरीब खबरें फैला रहा है, लेकिन ये शख्स क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो करीबी मस्जिद में ऐलान करवा दीजिएगा, हम तक पहुंच जाएगा। समझ तो गया होगा। हुकूमत की नई परेशानी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गाड़ियों की नीलामी में मौजूद 49 कार्स में से सिर्फ एक ही गाड़ी बिक सकी। जो बोली दहनगान थे उनका कहना है कि हमें 55 रुपए किलोमीटर वाला हेलीकॉप्टर चाहिए। भाई गाड़ी बारे में नहीं आ रही है, गाड़ी महंगी पड़ रही है, पेट्रोल महंगा हो गया, हेलीकॉप्टर निकालो, हेलीकॉप्टर मंगाओ। भाई बाबू हम हेलीकॉप्टर लेंगे, हमें नहीं चाहिए, गाड़ी वाड़ी बहुत महंगी एवरेज आ रही है, हम करीम पे हेलीकॉप्टर लगाएंगे। ओहो बेहतरीन काम हो जाएगा ये तो। लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया कि आप फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात नहीं रहे, तो ये वाली बॉम्बी नहीं चलेगी। समझ तो गया होगा। नाजरीन, आज कल गुज़िश्ता दिनों में जो एक वायरल वीडियो हुई है जिसमें हमें एक पोएम सुनने को मिलती है, हेड शोल्डर नीज एंड टोज हेड तो जो भी था, बहरहाल उस पर वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब का बयान सामने आया है कि चूम कर मनाने का तरीका सबसे पहले शेख रशीद साहब ने ईजाद किया। आप देख सकते हैं आपके सामने एक तस्वीर है जिसमें ये मंजर आपकी आंखों के सामने भी आ रहा होगा। वैसे हमारी गुजारिश है कि फवाद चौधरी साहब एक जायचा ऐसा भी बना दें जिसमें यह लिखा हो कि 5 साल या 6 साल बाद वो कौन सी पार्टी में होंगे, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी शेख रशीद साहब जैसा ही है। समझ तो गया होगा। फवाद चौधरी साहब ने अपने तमाम मद्दे मुकाबिल वजीरों को तो टक्कर दे ही दी है। अब वो वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं तो उन्होंने साइंटिस्ट को भी टक्कर देना शुरू कर दी और न्यूटन के मुंह पर उसका तीसरा लॉ खींच के मारते हुए फवाद चौधरी ने कहा था कि 4th लॉ ऑफ मोशन पेश करने लगा हूं। और 4th लॉ ऑफ मोशन है, लूज मोशन कैन नेवर बी डन इन स्लो मोशन। सर आपने साइंस को बदबूदार कर दिया, ऐसा हो रहा है। समझ तो गया होगा। कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी से परेशान वज़ीर-ए-आज़म साहब को इनामुल हक साहब का मशवरा
कि प्लीज इस बार रेलू कट्टे वाला बयान ना दीजिएगा, हुकूमत अपनी है, यकीन कर लें हुकूमत हमारी है। ट्रस्ट योरसेल्फ। आप वजीर आजम बन चुके हैं, आप ऑपोजिशन लीडर नहीं हैं, आप कंटेनर पे नहीं खड़े, प्लीज यकीन कर लें। मुझे लगता है खान साहब को इस बात का यकीन सिर्फ ताहिरुल कादरी साहब दिला सकते हैं। जब भी वो कनाडा से आएंगे और खान साहब से और किसी की बात तो खान साहब मान नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक कंटेनर पे खड़े। ताहिरुल कादरी साहब एक ऐसी शख्सियत है जो आते के साथ ही खान साहब के चारों तबक रोशन कर देंगे और आते ही ऐलान करेंगे, इमरान खान सुन लो, तुम वजीर आजम पाकिस्तान बना दिए गए हो। 2 मिनट में इस बात का यकीन कर लो। मैं वायदा करता हूं तुमसे, मैं वायदा करता हूं कि मैं तुम्हारी सपोर्ट में कोई कंटेनर नहीं निकालूंगा, यकीन कर लो। और इमरान खान साहब यकीन भी करते हैं। ताहिरुल कादरी साहब के पास ऐसे लोग हैं जो आजकल अमेरिकन मूवीज में कोई बड़े बड़े गैंगस्टर के पास भी नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं कि कोई लड़ाई झगड़े करने वाले नहीं है, मेरा मतलब ये कि सपोर्ट में ऐसे लोग खड़े हैं कि ताहिरुल कादरी साहब ने सिर्फ कह देना है कि भाई धरना, और खान साहब फिर क्या करेंगे, कल्चर तो नहीं करेंगे, वही यकीन समझ तो गया होगा। IMF को बता दिया गया है, सख्त लफ्जों में बता दिया गया है कि ना डील होगी ना ढील होगी, ना सिक्के लेंगे ना पुराने नोट, सिर्फ ईदी के कड़क कड़क नोट, खस्ता कड़क करारे जिसमें से खुशबू भी आती है नोटों की, वो वाले नोट एक्सेप्ट करेंगे और कोई नहीं। जनाब फवाद चौधरी साहब का बयान है। अब यह अफवाह कौन फैला रहा है कि इस खबर के बाद IMF वाले भी इमरान खान से NRO मांग रहे हैं। वैसे ये हर बंदा NRO जो मांग रहा है, इसका चक्कर क्या है, ये लॉजिक क्या है? कहीं ये उर्दू वाली लाइन तो नहीं है? हम इसे अंग्रेजी में समझ रहे हो NRO, और इमरान खान को देख के वो लोग कह रहे हो NRO। ऐसा तो सीन नहीं है ना? नहीं खान साहब तो कॉन्फिडेंट है, घबराना नहीं है बॉयज, घबराना नहीं है। समझ तो गया होगा। आसिफ जरदारी साहब का ताजा तरीन बयान आया है कि सिंध तरक्की कर रहा है, हमें और आगे जाना है। जरदारी साहब आगे समंदर है, जरा ध्यान से प्लीज। अक्सर सफीने डूबते हैं साहिल के आसपास, तो बी केयरफुल। यहाँ तो, और मेरा मतलब यहाँ तो लाइफ गार्ड भी नहीं। समझ तो गया होगा। उस्मान बुज़दार साहब का कहना है कि जब से लोग मेरा इस्तीफा मांगने लगे हैं, मुझे दिली सुकून मिल रहा है, बहुत ज्यादा तस्कीन मिल रही है, ये जानकर कि कम से कम उन्होंने मुझे वजीर आला तो समझा, इसीलिए मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। नहीं सर, हम आपको वज़ीर आला भी समझते हैं, हम आपको वसीम अकरम प्लस भी समझते हैं, हम आपको पंजाब की काबीना का सबसे आला बंदा भी समझते हैं, और हम आपको फास्ट बॉलर भी समझते हैं, हम आपको विकेट कीपर भी समझते हैं, हम आपको एम्पायर भी समझते हैं, हम आपको विकेट भी समझते हैं, और हम आपको विकेट के ऊपर रखी हुई गिल्ली भी समझते हैं। हम आपको सारी चीज़ें समझते हैं, हम आपको ग्राउंड की घास भी समझते हैं, हम आपको पिच के ऊपर पड़ी हुई वो दरारें भी समझते हैं जिसकी वजह से कभी कभी मैच डिले हो जाता है, हम आपको क्रिकेट की हर चीज़ समझते हैं, आप इससे बेफिक्र रहें। पर वजीर आला वाली बात के ऊपर आके जरा एक क्वेश्चन आ जाता है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि शेख रशीद साहब इस काबीना में सबसे मुनफरिद और सबसे दिलचस्प वजीर भी हैं। अब शेख साहब का स्वैग आपके सामने पेश करें कि पाकिस्तान, उनका कहना है पाकिस्तान रेलवे मिसाइल बना सकती है। साहब ने सवाल किया कैसे, तो शेख साहब ने जवाब दिया बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी अभी मैंने आपको बनाया। एक और बात उन्होंने कही, वो भी बड़ी दिलचस्प थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेलवे मिसाइल चलाएगी, और सहाफियों ने पूछा कैसे, तो शेख साहब ने कहा हम ट्रेन का नाम ही मिसाइल रख देंगे जी, फिर तो पाकिस्तान रेलवे ने मिसाइल ही चलाना है जी। 3:15 बजे रौड़ी जंक्शन से रात के 6 बजे जो है जी वो साहिवाल जंक्शन, और की और 10 किनिया तरीफा चाहिए था। समझ तो गया होगा। शेख रशीद साहब का एक और बयान कि अगले साल बसंत पर 4 नई ट्रेनें उड़ाएंगे। वज़ीर आज़म साहब कन्नी देकर ट्रेनों का इफ्तिताह करेंगे, और शेख रशीद साहब बोकाटा। नाजरीन, अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान, मांझा उठा लेना अपना। समझ तो गया होगा।
वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में जिसका नाम है समझ तो गया होगा। नाजरीन, जेल में मियां साहब का हाल अहवाल पता करने के लिए जब मरियम नवाज साहिबा गई हैं तो उन्होंने बताया कि मैं एक दिन बोर हो रहा था, मैंने बोरियत दूर करने के लिए नैब से ताश की गड्डी मांगी, उन्होंने मना कर दिया। मैंने लूडो मांगी, उन्होंने मना कर दिया। मैंने सीक्वेंस मांगा, उन्होंने मना कर दिया। जिस पर मरियम नवाज साहिबा का कहना था कि नैब इम्तियाजी सलूक कर रहा है इनके साथ और मियां साहब नैब से सख्त नाराज हैं। इस पर चेयरमैन नैब साहब का रद्द-ए-अमल सामने आया। सर मैं आऊं मनाने? नाजरीन, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। आप गौर से सुनिएगा क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख में 70-72-75 साल तारीख में पहली बार हुआ है कि ईमानदार हुकूमत को देखकर IMF ने भी घुटने टेक दिए और पहली मर्तबा IMF ने कड़क नोटों के जरिए इमदाद दी है। क्योंकि इससे पहले गुज़िश्ता हुकूमतों को जो नोट मिलते थे वो ज्यादातर टेप से चिपकाए हुए होते थे या स्टेपल किए हुए होते थे। इस मर्तबा पहली बार ऐसा हुआ है। ये इस ईमानदार गवर्नमेंट की ही बदौलत हुआ है। जो भी हुआ है खान साहब को इसका क्रेडिट जाता है। लेकिन पूछना सिर्फ ये था कि ये कौन ये अफवाह फैला रहा है कि इमरान खान साहब ने उन कड़क नोटों से सारी काबीना में ईदी बांट दी। कौन है इतना फारिग आदमी? कौन है? कौन तुम? नाजरीन, दो बिछड़े हुए भाइयों में मिलाप हुआ। ईद के मौके पर शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उन्हें कॉल की। इस पर नवाज शरीफ साहब आप दीदा हो गए और नवाज शरीफ साहब ने रोते हुए शहबाज शरीफ से कहा कि जानी छोटी, यहाँ से ना तेरा बनाया हुआ कोई पुल नज़र आ रहा है, ना ही कोई सड़क नज़र आ रही है, ना ही मेट्रो नज़र आ रही है। इस पर शहबाज शरीफ साहब काफ़ी अफसरदा हुए और उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा, पाण जैसे ही हमें अगली हुकूमत मिलेगी मेरा पहला मेट्रो का मंसूबा कोट लखपत जेल के सामने उस सेल के सामने से गुजरेगा जिसमें आपको रखा गया है, प्रॉमिस। तो भाई बड़े भाई को बाहर निकालने का प्लान बनाओ, तुम तो वहाँ मेट्रो बनाने का प्लान बना के बैठे हो। और मियाँ साहब होना आराम है। अब आपको पता चल गया कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, हुकूमत हर काम के लिए टास्क फोर्स बना रही है। कोई भी टास्क हो उसके लिए एक फोर्स बना दी जाती है जिसे हम टास्क फोर्स कहते हैं। हुकूमत ने इतनी टास्क फोर्स बना दी है, इतनी टास्क फोर्स बना दी है कि अब ऐसा लग रहा है कि इन टास्क फोर्सेस की गिनती करने के लिए एक और टास्क फोर्स बनाई जाए जिसका टास्क ये होगा कि जितनी भी टास्क फोर्सेस हैं उन्हें काउंट किया जाए। नाजरीन, शेख रशीद साहब की कुछ चुनिंदा बातें आपके सामने पेश करेंगे। उनके मशहूर अक़वाल। रेलवे किराए बढ़ाने पर लॉजिक ढूंढ रहे हैं कि इसे पिछली हुकूमत पर कैसे डाला जाए। शेख रशीद साहब दिसंबर के बाद नया साल लाएंगे और इसका इफ्तिताह इमरान खान साहब से करवाएंगे। शेख रशीद साहब का एक और बयान, उनका कहना है इमरान खान ने मुझे फवाद चौधरी बनने की ऑफर की थी, मैंने ठुकरा दी। शेख रशीद साहब का एक और बयान आपके सामने लेकर आएंगे कि जब बाजार में दूध मिलता है तो बकरी और नाजरीन, कप्तान का कहना है कि IMF खुद चलकर हमारे पास पाकिस्तान आया है, यही हमारी कामयाबी है, वरना माजी की हुकूमतें यहां से IMF के पास जाया करती थी। जबरदस्त लॉजिक है सर। और साथ साथ उनका यह भी कहना था कि 1 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा करने का वक्त आ गया। IMF से दिए गए पैसों की गिनती हमारे नौजवान करेंगे जिसके लिए 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। सर इस हिसाब से चवन्नी ठन्नी के अंदर ले लें IMF से पैसे, ये नौकरियां ज़रा ज़्यादा अरसे तक चल जाएगी, आपका टेन्योर भी पूरा ऐसा करवा चवन्नियों में ले लें और दोबारा हमारी कंट्री के अंदर जो है वो हमारे मुल्क में चवन्नियाँ जो हैं वो आप एक्सेप्टेंस उनको दिलवा दें। इसके बेस्ट हो गया, बेस्ट। बिजली और गैस महंगी करने से आवाम का पैसा हुकूमती अकाउंट्स में जाएगा और वहां महफूज रहेगा। इससे आवाम को चोरी और डकैती का डर भी नहीं रहेगा। जनाब हफीज शेख साहब का ऐलान। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जिन्हें गैस महंगी लग रही है वो मूलियां खाएं और अपनी गैस खुद बनाएं। सर फिर आप सोच लीजिएगा कि ये गैस तो बन जाएगी, आपको फिर ये गैस बर्दाश्त करनी है। जब बनाने में हमें कोई हर्ज नहीं है, आप मूली के पराठे खा के गैस बनाएं। फिर जब इस गैस का इखराज होना है, ओए होए 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 होए।
नाज़रीन, जिस स्पीड के साथ हुकूमती बेंचेस से इल्ज़ाम लगाया जाता है हर इदारे की तबाही का कि गुज़िश्ता हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम है, गुज़िश्ता हुकूमत में ये हुआ, गुज़िश्ता अदवार में ये हुआ, मुझे डर है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की नाकामी और नाअहली का इल्ज़ाम कहीं ये ना लगा दें कि नजम सेठी साहब जाते हुए टीम की कारकर्दगी शॉपर में भर के अपने साथ ले गए। ये कर सकते हैं वाडा साहब, फैसल वाडा कुछ भी कर सकते। फैसल वाडा इज द नेम ऑफ नथिंग इज इम्पॉसिबल। फैसल वाडा साहब कुछ भी कर सकते। 200 रुपए का लीटर पेट्रोल, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। फैसल FVG। पीटीआई के लोगों के साथ कुछ ऐसा मसला हो रहा है जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। मेरा इस वक्त इशारा उनके सपोर्टर्स की तरफ नहीं, उनके वजीरों की तरफ है, क्योंकि इमरान खान साहब को उनकी तारीफों के पुल बांधते बांधते अब नौबत यहाँ तक आ गई है। फवाद चौधरी साहब ने खुद को बेहतरीन वजीर, दुनिया का बेहतरीन वजीर डिक्लेयर करते हुए, मुंतखब करते हुए ये ऐलान किया है कि वो खुद को मेडल देने की तकरीब जल्द मुनक्किद करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। कहीं ये जो तकरीब होगी वो भी इसी तरह तो नहीं लेबॉर्ट्री के अंदर हो रही होगी जैसे इन्होंने ये पिछली वाली की थी। 2-4 बोतलें लेके निकल पड़े थे, ये अलग अलग कलर की गोला गंडा, ये गोला गंडे वाली बोतलें थी। इन्हें लग रहा था कोई साइंटिफिक चीज़ बना रहे हैं, कुछ भी नहीं, उसके ऊपर थोड़ा सा कुमैल डाल देते गोला गंडा बन जाता। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पीटीआई फैंस की लॉजिक कुछ इस तरीके से है कि हेलीकॉप्टर करोड़ों रुपए का आता है भाई, करोड़ों रुपए का। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे खड़ा रहेगा, जंग लग जाएगा। आप तो अपनी मैरान तक को जो है वो देख लीजिए, खड़े खड़े जंग लग जाता है ना। ये तो हेलीकॉप्टर है भाई, इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसमें जंग लग जाएगा। इसीलिए वजीर आजम साहब रोजाना हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये वजह है और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि वजीर आजम साहब नहीं चाहते कि आवाम को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़े हेलीकॉप्टर की खराबी की वजह से। आप खामखा उनको कह रहे हैं कि यार वो शाख खर्चेंगे हुए। फवाद चौधरी साहब भी मैदान में उतरा और उनका कहना है कि हेलीकॉप्टर सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज किया जा रहा है तो 55 रुपए फी किलोमीटर पर चलता है, वो तो है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के टायर्स नहीं होते, ना टायर ट्यूब का खर्चा आ रहा है, ना टायर पंचर का खर्चा आ रहा है, ना उसमें बार बार हवा डलवानी पड़ती है और ना ही उसके टायर घिसते हैं। बहुत हम आपके साथ हैं, एक एक हेलीकॉप्टर हमें भी दे दें, हम भी यही लॉजिक यूज करेंगे। समझ तो गया होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब जहांगीर तरीन से मुखातिब होकर बोले, मेरे पास तजुर्बा है, मेहनत है, जद्दोजहद है, सियासी तजुर्बा है, तुम्हारे पास क्या है? जिस पर जहांगीर तरीन साहब ने कहा, मेरे पास जहाज है। समझ तो गया होगा। और जहांगीर तरीन से याद आया कि नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान साहब को फोन किया और उन्हें कहा कि कृपया अपने जहांगीर तरीन साहब को समझाइए, वो हमारे आज़ाद उम्मीदवारों को कॉल्स कर रहे हैं अपनी पार्टी में शामिलियत हासिल करने के लिए। मतलब यार इंडिया तक पहुंच गया लड़का। सर ये होता है वर्ल्ड वाइड, WWW की तरह चल रहा है ये बंदा भाई, कहीं नहीं छोड़ेंगे, जिधर मिलेगा उधर ठोकेंगे। मोदी साहब आप बहुत बहुत मुबारक हो, आप एक मरतबा फिर जो है वो वजीर आजम बन गए इंडिया के। आप तो सिर्फ कहना ये था कि मोदी तेरी माँ की नजर ना लगे इसलिए नजर उतरवा दी। क्यों मिठू? समझ तो गया होगा। नाजरीन, सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे लोग भी इकोनॉमिस्ट बने बैठे हैं जो नाई के पास जाते हैं बाल कटवाने के लिए और बाल कटवा कर कहते हैं पैसे अम्मी देंगी भाई आगे। हाँ, हम पे इतना भी भरोसा नहीं किया जा रहा कि हम हाथ में से गुम हो जाते हैं कभी। बहरहाल असल तो मईशत ऐसे जाबाजों के हाथ में होनी चाहिए जिन्हें मैं दिखाने लगा हूं अगली वीडियो में। प्लीज हैव अ लुक। पाकिस्तानी जुगाड़ ये भाईजान की मोटरसाइकिल पे गाय का बछड़ा जो कि बहुत बड़ा है, जा रहे हैं और कितना अच्छा वो बैठा हुआ है, बड़ा ही फिट हो गया। सोचे जो शख्स गाय को मोटरसाइकिल की टंकी पर बिठाकर घुमा सकता है वो डॉलर को किस जगह रखेगा? मतलब कितना कम अमाउंट पे रखेगा। समझ तो गया होगा।
नाज़रीन, किसी ने कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, इनको तड़पाऊंगा। हम उस वक्त बड़ा खुश हो रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, शादियाने बजा रहे थे। हमें लगा था ये शरीफ फैमिली या जरदारी साहब की बात हो रही है। लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद पता चला कि ये तो अवाम की बात कर रहे थे। अब गो नवाज गो के नारे लगाने वालों की अक्सरियत के साथ क्या हो रहा है, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इनको रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। इंसाफ का, ईमान का, राशन पाकिस्तान का, ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब। इनको रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। इंसाफ का, ईमान का, राशन पाकिस्तान का, ये देखो पूरा हुआ। इनको रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। इंसाफ का, ईमान का, राशन पाकिस्तान का, ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बाज़ औक़ात हमारे सियासतदान जोश खिताबत में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं या उनके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए सियाने कहते थे पहले तोलो फिर बोलो। लेकिन तोलने के लिए तराजू की ज़रूरत पड़ती है, जो कि तहरीक इंसाफ के पास है, क्योंकि इंसाफ का तराजू है और इंसाफ अंधा होता है क्योंकि कानून अंधा होता है, क्योंकि कानून के हाथ बड़े होते हैं। बहरहाल इन बहस में हम नहीं जाते, हम चल रहे हैं इस वक्त अपने सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फिसल गया होगा। हम आपको दिखाएंगे कि ऑपोजिशन के कुछ रहनुमाओं की ऐसी ही बातें जो आपके ईद का मजा कर देंगी। दो बाला, प्लीज हैव अ लुक। फिसल गया होगा। जब से मैं बीबी शहीद हमारे साथ है और उसका लगते जिगर बिलावल भुट्टो शहीद हमारे साथ है। मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं छुप छुपा के खड़ा नहीं। मुझे उस महाज पे, मुझे उस सफर में फिसल गया होगा। जी नाजरीन, तो आपने ये वीडियो देखी। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आपसे इजाजत चाहूंगा इस शेर के साथ कि आज के दिन माफ हो जाता है कर्जा उधार का। आओ मिल लो ईद, ये मौका नहीं तकरार का। और आज दिन भी है इतवार का। वाह 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 वाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज भाई। वाह 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 वाह, क्या काफिया मिलाया है। काश काफिया को भी कोई ऐसे ही मिला दे। समझ तो गया होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।